गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। और जो रतनगढ़ की ओर से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें कक्षा 8 में मैं आपको सामाजिक विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारा जो तीसरा अध्याय है वो शुरू हो गया है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण भारत में ब्रिटिश शासन, ग्रामीण भारत में ब्रिटिश शासन है वो कैसे स्थापित होता है। जैसा आपको पता है कि बंगाल पर अंग्रेजों का 1757 के प्लासी युद्ध और बक्सर के युद्ध के द्वारा बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य है वो स्थापित हो जाता है। 1765 में मुगल सम्राट, 1765 में मुगल सम्राट है वो अंग्रेजों को बंगाल का दीवानी अधिकारी नियुक्त कर देता है। बंगाल पर या बंगाल में अंग्रेजों को राजस्व वसूल करनी, राजस्व एकत्रित करने, राजस्व का निर्धारण करने, भू राजस्व की दरों को निर्धारित करने, भू राजस्व वसूलने दीवानी अधिकार मिल जाते हैं, जिसके तहत बंगाल पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण स्थापित होता है। बंगाल पर अंग्रेजों को राजस्व में वृद्धि होती है। धीरे धीरे कंपनी केवल अपने व्यापारी कंपनी के रूप में नहीं रहना चाहती, धीरे धीरे कंपनी है वो दीवानी संबंधी अपने अधिकारों को भी धीरे धीरे लागू करती है। इसके लिए राजस्व संबंधी अधिकारों को, राजस्व संबंधी अधिकारियों को नियुक्त करना शुरू करती है। कंपनी को भू राजस्व को लेकर कंपनी के मन में संशय होती है। वो कंपनी एक भू राजस्व की स्थायी व्यवस्था लागू करना चाहती थी, जिससे कंपनी को स्थायी रूप से आमदनी मिलती रहे, कंपनी की स्थायी रूप से उसको राजस्व मिलता रहे, कंपनी के कोष में वृद्धि हो। इसलिए कंपनी ने इस पर करीब 2 दशकों तक विचार विमर्श किया। 2 दशकों तक विचार विमर्श करने के बाद, 2 दशकों तक विचार विमर्श करने के बाद जब कंपनी को लगा या कंपनी को जब महसूस हुआ कि बंगाल में कोई स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कोई लागू करना आवश्यक है, जिसके तहत जमींदारों को, ताल्लुकदारों को, स्थानीय राजाओं को राजस्व निर्धारित करने, राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया जाए, जिसके तहत इन स्थानीय राजाओं को, ताल्लुकदारों को, जमींदारों को ही राजस्व वसूली का अधिकार सौंप दिया जाए, राजस्व वसूली का ही अधिकार है वो दे दिया जाए। तो इससे अंग्रेज थे वो उनके दिमाग में यही आई थी, ये बात दिमाग में बैठ गई कि उन्हें बंगाल में स्थायी बंदोबस्त करना आवश्यक है, स्थायी व्यवस्था को लागू करना आवश्यक है, जिससे कि कंपनी की है वो आमदनी है वो बढ़ती रहे, कंपनी को एक निश्चित मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती रहे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, अगर अर्थव्यवस्था में उस समय खेती में सुधार की जरूरत थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यही लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह सवाल 2 दशकों तक बना रहा। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू कर दी गई। स्थायी बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदार बना दिया गया था। राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदार के रूप में उनको राजस्व निर्धारित करने और राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया था। 1793 में स्थायी बंदोबस्त है वो लागू कर दिया गया, जिसके तहत राजाओं, ताल्लुकदारों, जमींदारों को राजस्व का निर्धारित करने और राजस्व की वसूली का अधिकार है वो दी गया। और ये एक लंबे समय तक बनी रही, यानी कंपनी की एक आय है वो एक लंबे समय, एक निश्चित समय के लिए बनी रही। कंपनी चाहती थी कि उसे दीर्घकाल तक उसको राजस्व मिलता रहे, कंपनी के लाभ में वृद्धि होती रहे, कंपनी को है वो लाभ के रूप में, अच्छी मात्रा के रूप में उसे राजस्व है वो मिलता रहे। इसके लिए कंपनी ने जो स्थानीय जमींदार थे, ताल्लुकदार थे, राजा थे, उनसे स्थायी बंदोबस्त किया। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार थे या राजा थे वो स्थानीय किसानों से लगान वसूल करते थे, उसका एक निश्चित मात्रा में अपने पास रखकर शेष जो राजकोष था, शेष जो राजस्व था, उसे केंद्रीय कोष में जमा करा दिया जाता था, उसे केंद्रीय कोष में रख दिया जाता था। तो कंपनी यह चाहती थी कि स्थायी रूप से कंपनी का अधिकार हो, कंपनी स्थायी रूप से उस पर नियंत्रण बनाए रखे, कंपनी है वो स्थायी रूप से उसको आमदनी मिलती रहे। जमींदारों से कहा गया था कि वह
कुछ भाग भूमि सुधार के लिए राजस्व का अपने पास रखे और शेष भाग है वो राजस्व के रूप में कंपनी के कोष में जमा कराते रहे, जिससे कि कंपनी की आमदनी है वो निश्चित बनी रहे, कंपनी को निश्चित रूप से आमदनी की प्राप्ति होती रहे। यदि जमींदारों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, यदि उन्हें लगता था कि भविष्य में राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। मगर स्थायी बंदोबस्त ने कई समस्या पैदा कर दी थी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार है वो जमीन में सुधार करने के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। जो जमींदार थे वो जमीन में सुधार करने के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। जमीन में सुधार कैसे हो, जमीन में आमदनी कैसे बढ़े, इसको लेकर उनके पास कोई राय नहीं थी, इसको लेकर है वो उनके पास कोई विचार नहीं था। जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा, उनसे लगता था कि राज्य की ओर राजस्व बढ़ने वाली मांग नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। लेकिन स्थायी बंदोबस्त में समस्या पैदा हुई। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार है वो जमीन में सुधार करने के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। कंपनी के अधिकारियों को लगता था कि अभी भी जमींदार है वो जमीन सुधार के लिए खर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, जमीन सुधार के लिए वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए कंपनी को यह लगता था, असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था उतना ज़्यादा था कि उसके चुकाने में जमींदारों को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा था। यानी जो कंपनी ने राजस्व का निर्धारण किया था वो उपज के हिसाब से बहुत ज़्यादा था, इसलिए राजस्व चुकाने के पास जमींदारों के पास कुछ भी शेष नहीं बचता था। राजस्व चुकाने के बाद जमींदारों के पास वो शेष के रूप में कुछ भी बाकी नहीं बचता था, शेष के रूप में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। तो जमींदारों को शेष के रूप में उन्हें नहीं मिलता था, जमींदारों को शेष के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होते थे, जो जमींदार है वो राजस्व चुकाने में असफल रहते थे, तो उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था, उनकी जागीर को नीलाम कर दिया जाता था या उनकी जागीर को दूसरे जमींदार को सौंप दिया जाता था। तो इसके भुगतान करने के लिए जमींदार थे वो जो बड़े बड़े साहूकार थे, बणिए थे, व्यापारी थे, उनसे कर्ज लेकर राजस्व है वो चुका पा रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति जमींदारों की खुद खराब हो गई थी। कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त के तहत ये शर्त लगा रखी थी, यदि कोई जमींदार है वो राजस्व चुकाने में असमर्थ रहेगा तो उसकी संपूर्ण जागीर को नीलाम कर दिया जाएगा, उसकी संपूर्ण जागीर को नीलाम कर दिया जाएगा। बाजार में कीमतें धीरे धीरे बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार हुआ, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, अब राजस्व में वृद्धि नहीं हो सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन में बेहतरी का कोई दिलचस्पी नहीं थी। इनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में जमीन गंवा चुके थे, जो बचे थे उन्हें बिना परेशान और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर लगान वसूल कर सकते थे, जमीन में सुधार की परवाह नहीं की थी। जब तक जमींदारों को लगता था कि किसानों से निश्चित आय हो रही है, तब तक जमींदार है वो जमीन पर किसी प्रकार का भू सुधार करने के लिए तैयार नहीं थे, किसी प्रकार से भू सुधार करने के लिए वो राजी नहीं थे। कंपनी की ओर से जब तक वो लगान दे रहे थे, कंपनी की ओर से जब तक उन्हें किसानों से राजस्व मिल रहा था, जमींदारों ने कृषि सुधार करने के लिए, भूमि में सुधार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जमींदारों का कोई भी इंटरेस्ट था वो कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए नहीं था। जमींदार नहीं चाहते थे कि कृषि क्षेत्र में सुधार किया जाए। जमींदारों का पूरा जोर केवल और केवल लगान वसूल तक सीमित रह गया था। लगान वसूलने तक उनका क्षेत्र है वो सीमित रह गया था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को यकीन हो गया था कि राजस्व व्यवस्था में दोबारा बदलाव लेना जरूरी है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में जो हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, उसके अंतर्गत 1822 में होल्ड मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू कर दिया गया था। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है। उसके आदेश अनुसार कलेक्टरों ने गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को नापा और विभिन्न समूह को रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत को अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव को एक महाल से वसूल करने के लिए हिसाब लगाया जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि भूमि सुधार करना बहुत आवश्यक है, इसके लिए जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है उसे कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसके लिए उन्होंने उत्तर
जो बंगाल के उत्तर पश्चिमी प्रांत थे जिसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल है, उसमें उन्होंने मैकेंजी ने 1822 में जिसके तहत महलवाड़ी व्यवस्था लागू की, जिसके तहत एक गांव या एक गांव के समूह को महाल माना गया, एक गांव या एक गांव के समूह जिसे महाल माना गया, उससे वार्षिक कर का निर्धारण कर दिया गया था। वार्षिक कर है वो निर्धारित कर दिया गया था। वो महाल या गांव का समूह था, वो वार्षिक कर देने के लिए जिम्मेदार था, उसी से वार्षिक कर है वो वसूल किया जाता था। एक गांव में, एक खेत में जो अनुमानित फसल थी, एक खेत में होने वाली अनुमानित फसल का अनुमान लगाया गया और इस अनुमान के आधार पर संपूर्ण गांव का राजस्व का निर्धारण कर दिया गया। संपूर्ण गांव के साथ साथ गांव के समूह या महाल का भी राजस्व का निर्धारण है वो कर लिया गया। महाल को राजस्व की एक इकाई मान लिया गया था। तो इस प्रकार ये नई व्यवस्था लागू की गई थी। इस समय उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दी गई थी। इसे अदा करने की जिम्मेदारी थी वो जमींदारों को नहीं थी, बल्कि गांव का मुखिया था। जो महाल गांव के समूह या गांव का जो मुखिया होता था वही राजस्व चुकाने के लिए कटिबद्ध होता था, वही राजस्व चुकाने के लिए जिम्मेदार होता था। तो महालवाड़ी व्यवस्था थी वो बंगाल के उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है वहां लागू की गई थी, जिसके तहत एक गांव में अनुमानित फसल का अनुमान लगाकर पूरे गांव या गांव के समूह को इसके लिए उत्तरदायी माना गया था और जो गांव का मुखिया होता था उसे वही राजस्व वसूल करने के लिए उत्तरदायी माना जाता था। मुनरो व्यवस्था आज का जो बिंदु है, ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो दक्षिण भारतीय जो इलाके थे वहाँ पर भी स्थायी बंदोबस्त की तरह एक नई व्यवस्था लागू की गई थी। जो ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था वहाँ पर अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त की तरह एक नई व्यवस्था को लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त की तरह उन्होंने एक नई व्यवस्था को शुरू किया था। स्थायी बंदोबस्त की तरह उन्होंने एक नई व्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया था। इन इलाकों में जो नई व्यवस्था थी उसे हम रेतवाड़ी का नाम देते हैं। इन इलाकों में जो नई व्यवस्था थी उसे क्या नाम दिया गया? रेतवाड़ी नाम दिया गया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था। टॉमस मुनरो था, उसने इस व्यवस्था को विकसित किया था और पूरे दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू कर दी गई थी। पूरे दक्षिण भारत में इस व्यवस्था को जिसे हम रेतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं, जिसके तहत जमींदारों, क्योंकि जमींदारी जैसी व्यवस्था दक्षिण भारत में नहीं थी, इसलिए रेत या किसान उसी से कर का निर्धारण किया गया था। और रेत या किसान को जो जोतने वाला किसान, जिसे हम रेत या किसान कहते हैं, उसी से भू राजस्व का निर्धारण किया गया था और जिसे हम रेतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं, जिसे हम रेतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। पूरे दक्षिण भारत में व्यवस्था लागू की गई। मुंडो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए तर्क दिया गया कि सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि उन्हें मुंडो को लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं है, इसलिए सीधे किसानों से भू राजस्व का निर्धारण किया गया था। सीधे किसानों से भू राजस्व है वो तय कर लिया गया था। सीधे किसानों से भू राजस्व का व्यवस्था कर ली गई थी। जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे थे, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती कर रहे थे, उन किसानों से जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती आ रहे थे, उन्हीं से किसानों से बंदोबस्त किया गया था, जो लगातार कई पीढ़ियों से जमीन पर खेती कर रहे थे। ऐसे किसानों से, सीधे किसानों से ही बंदोबस्त है वो किया गया था। सीधे किसानों से ही बंदोबस्त है वो लागू कर दिया गया था। सीधे किसानों से वार्षिक कर का निर्धारण कर लिया गया था। जो किसान पीढ़ी दर पीढ़ी किसी एक जमीन, एक भूभाग या एक गांव में एक खेत में खेती कर रहे थे, उन किसानों से स्थायी रूप से बंदोबस्त लागू कर दिया गया था, जिसके तहत किसान है वो वार्षिक शुल्क है वो अंग्रेजी राजकोष में जमा कराते थे, अंग्रेजी कोष में जमा कराना पड़ता था। इसके तहत राजस्व का आकलन उनके खेतों के सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना जरूरी था। उनका खेतों का आकलन करना, उनका सर्वेक्षण करना, मिट्टी की जांच करना, कौन सी भूमि उपजाऊ है, कौन सी अनुपजाऊ है, उसका निर्धारण करना भी आवश्यकता था। मुन्नो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मुन्नो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति है वो किसानों की रक्षा करनी चाहिए। किसान यदि संपन्न होंगे तो अंग्रेजों को राजस्व मिलता रहेगा। तो आज हमारा जो बेटा जो हमारा पढ़ाया गया है, जिसको हम रेतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं, जिसे दक्षिण भारतीय इलाकों में लागू किया गया था, जिसके तहत रेत या किसान, जिसे हम रेत या किसान है, उसी से कर का निर्धारण कर लिया गया था। तर्क दिया गया था कि किसानों से ही बंदोबस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि
दक्षिण में परंपरागत जमींदारी व्यवस्था नहीं थी। यह तर्क दिया गया तो कि जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती कर रहे थे उन किसानों से, उन रेयतों से राजस्व का निर्धारण किया जाए, उन किसानों से, उन रेयतों से ही राजस्व है वो लागू किया जाए। तो किसानों से, जमीन पर जो खेती करने वाले किसान थे, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती कर रहे थे, उन्हीं को उत्तरदायी माना गया था। मुंडों का मानना था कि अंग्रेजों को किसानों के साथ अपने पिता की तरह व्यवहार करना चाहिए। किसानों के साथ पिता की जैसे व्यवहार किया जाता है वैसे ही किसानों के साथ है वो व्यवहार किया जाना जरूरी है, वैसे ही किसानों के साथ है वो व्यवहार किया जाना चाहिए। अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, और कर है वो समुचित होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीधे किसानों से स्थायी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी के तहत, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सीधे किसानों को खेती के लिए उत्तरदायी माना गया था, और सीधे किसानों से भू राजस्व का निर्धारण किया गया था। तो आज को आपको जो समझाया है इसको देखना है, लिखना है, समझना है, याद करना है और इसको फेर कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।